प्रदेश का आधे से भी ज्यादा चुनाव निपट चुका है। आखिरी चरण में अब है चुनाव, और जाहिर है कि आपके पास फीडबैक आता रहता होगा सभी तरीके का। तो क्या रिपोर्ट है आपके पास में अब तक के चुनाव की और अगले चरण की? भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही कहा है कि हम अपने प्रदेश के अंदर 29 की गारंटी से कह सकता हूँ कि करीब हमने जो कहा था वो 100% सत्य होने जा रहा है। माननीय मोदी जी का काम करने का तरीका, जनता का एप्रिसिएशन का तरीका, निश्चित तौर पे भाजपा 29 लोकसभा जीतने पर पड़ रही है। लेकिन कुछ सीटें जैसे सतना, मंडला, मुरैना, राजगढ़, रतलाम, धार, ये कुछ सीटें हैं जहां पर काफी ये मतलब एक माहौल है जनता के बीच में कि टसल है, अच्छा चुनाव हो रहा है। आप बताइए 2014 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, हमेशा ही आकलन में मीडिया की साइड से, जनता की साइड से, जनता तो क्लियर रहती है लेकिन मीडिया की साइड से या सर्वे एजेंसियां हमेशा डाउट करती है, और अल्टीमेटली होता वही जो हम लोग कहते हैं। मोदी जी ने पहली बार कहा था कि हम अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो मजाक बनाया गया था उनका, भाजपा का मजाक बनाया था। कहां से बना लेंगे? यूपी में समाजवादी है, बिहार में ये है, परसों ये है, वो है। लेकिन सबके बावजूद भी आखिरकार भाजपा ने अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनाई। ये हमने कहा 300 पार, तो हमने कहा मजाक है क्या? 300 पार कैसे हो सकता है? संभव ही 300 पार हुए। अभी फिर हम लोग कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार। तो जो बात कही वो तथ्यात्मक है, मेहनत है मैदान में जनता की। अब कोई माने आज, कोई रिजल्ट वाले दिन मानेगा, इतना ही। छिंदवाड़ा वाली सीट पिछली बार कांग्रेस के पास थी। पिछली बार नहीं थी, हमेशा ही थी, हमेशा से है। इस बार क्या होने जा रहा है छिंदवाड़ा में? तो हम कह रहे हैं कि हमने जिस ढंग से मेहनत की है, हमारे राष्ट्रीय है ना, वो हारी हुई सीट पहले से मान रहे थे। और हम और आप नहीं कह रहे 1984 के बाद से लगा कर कांग्रेस कभी इंदौर जीती है क्या? तो कह रहे हमारे प्रत्याशी को डरा लिया, धमका लिया। तो पहले आपने बगैर डरा धमकाए भी आप कौन से चुनाव जीत गए थे? आप तो लगातार हारी तो रहो वहां पे। तो आपने अपनी तैयारी जीतने लायक करी कब थी? वैसी लापरवाही चुनाव में लड़ने के प्रति डर के मारे अध्यक्ष भगे छोड़ करके किसी भी अनजान आदमी को उठा के टिकट दे दी। अब बेचारा वो जो आया उसने कहा मैंने मांगी नहीं, मेरे को जबरन दे दी। तो उसने गलत क्या बोला? नाचने जाने आंगन टेढ़ा। आपका कैंडिडेट जो आप बना रहे हो उससे बगैर पूछे दोगे तो वो अपनी कोई भी स्टेप लेगा, आप उसकी गलती दूसरों को कैसे दे सकते हो? लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लोकतांत्रिक तरीका है। वो कुछ भी बोले, उनका आदमी, उनका मैदान पकड़ने में जब उनकी गलती हुई तो उनको स्वीकार करना चाहिए हमसे गलती हुई। अपनी गलती दूसरे गले डाल कर कैसे बचोगे आप? और आप बताइए आप प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं लड़े? पटवारी वहीं के रहने वाले हैं ना। और चलो वो लड़े थे 3 महीने 4 महीने पहले, तो वो 42,000 से नहीं हारे थे क्या? तो जो अपनी सीट नहीं बचा पाए, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष उसको बनाते हैं। जो चुनाव लड़ने के मार उस समय कार्यकारी अध्यक्ष थे वो, तो कार्यकारी अध्यक्ष 42,000 से हारे थे ना। तो अब की बार इसलिए डर के मारे तो वो नहीं आया। ऐसे आदमी को पकड़ लाए जो, तो ये चयन की गलती है, कांग्रेस की गलती है। कांग्रेस के लीडर में कोई है ही नहीं। आप बताइए जितने मैदानी आदमी वो सब कांग्रेस छोड़ के चले गए, संजय शुक्ला से लेकर सब। तो अब इसका गलती किसको बताओ? तो लेकिन वहां पर जो इंदौर में जो माहौल है कि नोटा को वोट कर रहे हैं, ये और नकारात्मक पॉलिटिक्स कांग्रेस। आपको लग रहा है ये कांग्रेस कर रही है या कि जनता कर रही है? जनता। जीतू पटवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नोटा की बात कर रहे हैं। तो क्या ये बताइए कि कांग्रेस अपने और भी किसी व्यक्ति को खड़ा नहीं कर सकती? 14 निर्दलीय लीडर थे। कांग्रेस किसी को समर्थन करती? इसका मतलब कि कांग्रेस लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करती। कांग्रेस बहुत बड़ी भूल कर रही है अगर नोटा की बात कर रही थी। कांग्रेस को ये गलती बहुत महंगी पड़ेगी। अब ऐसे भी कांग्रेस ने इस चुनाव को अभी तक की सारी साख को बट्टा लगा लिया। पहली बार कांग्रेस ने अपने इतिहास में आजादी के बाद से किसी अन्य दल से कॉम्प्रोमाइज करके चुनाव लड़ा। पहला एक 1928 एक चुनाव उनका पहले समाजवादी पार्टी को सीट दी, वो सीट में उनका प्रत्याशी भागा। अब की बार यहाँ उनका खुद का प्रत्याशी भागा। तो 29 सीट की बात में से 27 तो बची उनके पास।
अभी पिछले 2-3 दिनों से आप एकदम से बहुत जीतू पटवारी पर हमला कर रहे हैं कि आप तो पटवारी राज खत्म करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस पटवारी को अध्यक्ष बना दिया। अभी भी आप कह रहे हैं कि एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बना दे जो अपने यहाँ पे तो मैं क्या बोलूं, तो दिख रहा है। आपको लग रहा है कांग्रेस का गलत फैसला है कि उसको अध्यक्ष बनाना? कांग्रेस का फैसला तो सामने दिख रहा है। जिस ढंग से उन्होंने इमरती देवी पर हमला किया, बात करी, ये कोई प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के लायक मुद्दा है क्या? लेकिन उनकी परंपरा ही ऐसी है, उनके पुराने भी जितने नेता हैं वो इसी लाइन पे चल रहे हैं। तो मैं हमला करने की बात नहीं कर रहा हूँ, उनको कांच तो दिखाना ही पड़ेगा ना। अगर गलती कर रहे तो बताएंगे नहीं क्या? तो वो आदमी जो प्रदेश अध्यक्ष होते हुए महिलाओं की इज्जत उछालते हैं, जो खुद चुनाव में बुरी तरह हारते, जो जिनके अपने गृहनगर से दूसरा प्रत्याशी खड़ा करते, जो चुनाव के पहले भाग जाता है, तो अब मैं उनके लिए वो आज चुनाव की बेला में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के बारे में नहीं बोलूंगा तो किसके बारे में बोलूंगा? भाई वो एक बहुत बड़ी पार्टी के अध्यक्ष थे, लेकिन मुझे लगता है कि उनको विचार करना चाहिए कि वो इस पूरे मामले में फिट बैठते हो कि नहीं बैठते। मेरे को तो नहीं लगता कि वो फिट बैठते हैं। यदि कमलनाथ अध्यक्ष होते तो ज्यादा अच्छा चुनाव होता। अब मैं काल्पनिक सवाल का जवाब क्या दे सकता? इस बार वोटिंग परसेंटेज शुरू के 2 चरणों में काफ़ी घटा था और तीसरे चरण में सभी लोगों ने काफ़ी ताकत लगाई, तो थोड़ा परसेंटेज बढ़ा है कुछ सीटों के ऊपर। तो ये वोट परसेंटेज घटने को आप क्या मानते हैं? क्या भाजपा के लोग उस तरीके से मेहनत नहीं कर रहे हैं? आपका संगठन उस तरीके से लगा हुआ नहीं है? देखिए, उल्टी बात है। भाजपा का संगठन पहले भी लगा था, आज भी लगा है। उल्टे कांग्रेस का संगठन नहीं लगा है। कांग्रेस ने समय के पहले हार मान ली। तो आमतौर पे सीटों पे जब कसमकस होती है, दोनों तरफ के लोग लगते हैं, तो वोटिंग परसेंटेज डलता है। लेकिन कांग्रेस ने पहले चरण से अपनी हार मानी। वो तो एक कारण और भी था कि उस समय शादियां थी, फसल कटाई भी थी। आमतौर पर मई में हमारा चुनाव का चरण चालू होता है, इस बार अप्रैल से चालू हो गया। तो कुछ कारण ऐसे भी बने जिसके कारण से वो डाउन गया था। अब चूंकि बिल्कुल फसल कट चुकी है, शादी ब्याह का सीजन नहीं है, सामान्य तौर पे प्रशासन ने भी इस बात को चुनाव आयोग के निर्देश का पालन करते हुए अधिकतम वोटिंग कराना चाहिए, वो भी लगे। कई कारण ऐसे हुए कि उन कारणों का लाभ भी मिला हम लोगों को। लेकिन आखिरकार कांग्रेस क्यों मैदान में नहीं, हम आज तक नहीं समझ पा रहे। लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जो कम वोटिंग परसेंटेज उससे हमको फायदा होगा। वो इसी भरोसे बैठे थे तो जीरो में आनंद ले ले। पहले ही उनके पास कुछ है नहीं, उसके बाद भी वो ये सब तर्क दे, अच्छी बात है। आप की छवि एक हिंदूवादी नेता की रही है पहले से भी, और इन दिनों भी आप काफ़ी अपने भाषणों में बार बार भगवान श्री राम का जिक्र करते हैं और हिंदुओं की बात को बहुत ज़्यादा जोर शोर से कर रहे हैं। तो क्या आप इस छवि को और आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं हिंदू मुस्लिम की बात को अगर आप इस ढंग से समझेंगे, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के मसले पे अगर मेरा कोई विश्वास मानेगा तो मेरा विश्वास सुदृढ़ है। मैं सांस्कृतिक अभी जो माननीय मोदी जी के बाद हमको हमारे अतीत के गौरवशाली अतीत पर गर्व अगर है, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति पे, तो उसमें शर्माना क्या है? हमने तो शिक्षा नीति में भी अपने पाठ्यक्रम के अंदर ऐसे प्रसंगों का जिससे भविष्य में पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा, तो उसमें भी जोड़ा है। आप इन दिनों जो भाषण है, मतलब पहले मथुरा का जिक्र नहीं होता था, बार बार मथुरा का जिक्र करते हैं, कृष्ण का जिक्र करते हैं। तो भाई साहब, जब अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन गया, बाबा महाकाल का महालोक बन गया, बनारस के अंदर आनंद आ गया, तो मथुरा ही तो बाकी है। तो मथुरा में गोपाल कृष्ण क्यों नहीं मुस्कुराना चाहिए? उसमें क्यों किसी को कष्ट होना चाहिए? आप बताइए, कांग्रेस कहती वो राम के मसले पे टर्न करती कि नहीं नहीं हम भी, हमारे भी राम, हमारे भी राम। चलो, आपने राम में अवसर खो दिया, कोई बात नहीं, तुम तो आज भी दर्शन करने आज तक नहीं गए, लेकिन चलो कृष्ण के मंदिर में आ जाओ, खुल करके बोलो कहाँ कृष्ण मंदिर पे आप हम समर्थन कर रहे हो। आप वहाँ भगवान राम का हो, कृष्ण का हो, हर जगह तो आप अड़ंगे लगाते हो। और कांग्रेस का तो इतिहास है कि नेहरू जी के जमाने से वो सोमनाथ के मंदिर का विरोध कर रहे थे। सरदार वल्लभ पटेल ने आमंत्रित किया तो वो गए नहीं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को लिखित में रोका उन्होंने कि आप मत जाइए, दस्तावेजी प्रमाण है। और आज भी वो राम मंदिर के मसले पे दस्तावेजी प्रमाण है कि राम मंदिर के मामले में कपिल सिब्बल से लेकर सभी कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर के विरोध किया था कि राम मंदिर नहीं बनना चाहिए, राम जी के प्रमाण लाओ। राम सेतु को तोड़ने का निर्णय मनमोहन सिंह सरकार ने किया, जिसकी यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी थी। तो अब इससे कोई कैसे मुंह मोड़ सकता है? आप मुख्यमंत्री बने बहुत कम अरसा हुआ है, लेकिन इसी चुनाव में आपको 7 राज्यों में स्टार प्रचारक बनाया गया पार्टी के द्वारा।
आपका पार्टी में ओहदा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? भविष्य में आपकी क्या भूमिका हो सकती है? इतना ही फर्क है, मेरे मन पे इसका कोई असर नहीं है। हम सब मूलतः कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता भाव से ही लेते हैं। और हमारे यहाँ पार्टी हमेशा कार्यकर्ताओं को अलग अलग जगह भेजती है, उसी नाते से मैं अपनी ड्यूटी देख रहा हूँ। मैं उसमें कोई अलग से कोई दूसरा अर्थ नहीं निकालता हूँ। लेकिन ये बात सही है कि हमको जहाँ भी भेजेंगे, हमारे यहाँ तो अलग भाषा अलग वेश, फिर भी अपना एक देश, कश्मीर हो या गुवाहाटी, अपना देश अपनी माटी, कहीं भी जाएंगे भाजपा का झंडा फहराएंगे, भारत माता की जय करेंगे, उसमें गलत क्या है? सही है। कांग्रेस के कई नेताओं को अभी बीच में भाजपा में शामिल किया गया। चलते चुनाव में 3 विधायक आपके पास में आ गए हैं और काफ़ी बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। बार बार ये बात आ रही है कि कोई वैचारिक द्वंद्व पार्टी के अंदर इसके बाद में खड़ा हो सकता है, और तो आप इसको किस तरीके से लेंगे? मतलब इस चुनाव के बाद में क्या कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने वाले हैं उनके लिए, या उनकी कोई वैचारिक रूप से कोई? भाजपा के लिए हर पुराना नया कार्यकर्ता सबके समय समय पर प्रशिक्षण वर्ग होते रहते हैं। अलग अलग हमारे संगठन के कार्यक्रम काम चलते रहते हैं और स्वाभाविक रूप से उनके आधार पर हमारे यहाँ ये अपने आप कोई भी नया आता है वो ढल जाता है। आप याद करो, जब सिंधिया जी को जोड़ा था पार्टी में और सिंधिया जी के माध्यम से सरकार बनाई थी, कई लोगों को आश्चर्य हुआ था सिंधिया जी और उनके साथ वाले भाजपा में चलेंगे कैसे, असंभव है। लेकिन आपने देखा सिंधिया जी के साथ आने के बाद भी भाजपा ने जो 2023 की जीत करी वो एकदम प्रचंड बहुमत की जीत, 163 की बड़ी संख्या में है। तो ये भाजपा की विशेषता है कि यहाँ जो कार्यकर्ता आएगा वो यहीं का होके रह जाएगा। तो क्या इन लोगों को सत्ता में भी भागीदारी मिलेगी आगे, या संगठन में ही रहेंगे? ये हमारे से जुड़ेंगे तो जैसी जिसकी योग्यता पार्टी उसको काम देती रहती है, लगातार बढ़ाती है। आप याद करो, मैं आपको याद दिलाता हूँ, राजमाता सिंधिया जी कांग्रेस से ही थी हमारी पार्टी में। वो लोकसभा की प्रत्याशी भी रह चुकी थी 52 में। लेकिन ये पार्टी की विशेषता थी कि राजमाता जी ने संयुक्त सरकार बनवाई और ताउम्र जनता पार्टी जनसंघ सब में रही, लेकिन वो सत्ता की हिस्सेदार नहीं बनी। तो ये उदाहरण भी हमारे पास है कि जरूरी नहीं कि कोई हमारे आए तो सत्ता में लाएंगे। वो तो सत्ता के लिए तो बहुत मौका मिला, लेकिन न तो सत्ता की भूमिका पसंद की, बल्कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने का बोला तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं बनी थी, जबकि पार्टी खड़ी करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। तो ये पार्टी में आने के बाद हर एक व्यक्ति का अपनी इस विचारधारा में रमने के बाद कल क्या परिवार भाव से चलने कारण से हमारे सब अलग अलग आयाम के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पार्टी के अंदर भी एक ऐसा बौद्धिक वर्ग का नेतृत्व है जिसके आधार पर सरकार के सुशासन के सारे सूत्र हम उसी के हिसाब से आगे बढ़ाते रहेंगे, जिनकी अतीत में भी हमारे पास आदत थी। इसी कारण से तो 20 साल सत्ता में वही आगे बढ़ाने वाले। अब तो हमारे लिए और सौभाग्य की बात है, माननीय मोदी जी ने 10 साल में इतनी लंबी लाइन खींच दी कि अब स्टेटों को करने के लिए तो बहुत गुंजाइश है अपने पास में। भारतीय जनता पार्टी का और देश का स्वर्णिम काल चल रहा है, ये मान के चल। रामलला के बाद में ज्ञानवापी वाला जो एक मसला हुआ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस के बाद में, और अभी भोजशाला में एक सर्वे चल रहा है, तो क्या भोजशाला भी आने वाले समय में एक बड़ा मुद्दा होगा? देखो, जो कोर्ट में विचाराधीन उसमें मैं अभी क्या बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इस बात के लिए कोर्ट को धन्यवाद देना चाहूँगा और पार्टी को भी और बड़ा धन्यवाद देना चाहूँगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो 3 तलाक का भी निर्णय करा था, लेकिन 3 तलाक के निर्णय को कांग्रेस ने पलटा के नहीं पलटा था। तो अभी का एक जो आरोप लगता है कि हो सकता कांग्रेस की सरकार होती और राम मंदिर का ये फैसला होता, तो निश्चित रूप से कांग्रेस राम मंदिर नहीं बनने देती, ये मैं कह सकता हूँ। क्योंकि राम मंदिर का मसला हो या 3 तलाक का मसला हो, कांग्रेस ने अतीत में सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं माना। ये उदाहरण है हमारे सामने। कांग्रेस ने हाईकोर्ट को नहीं माना, इंदिरा गांधी के मसले पे फैसला हुआ था, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको अयोग्य घोषित किया था, उन्हें देश में आपातकाल लगा दिया। तो ये कांग्रेस का चरित्र रहा कि वो ना कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को मानती है, ना हाई कोर्ट को मानती है, ना इन व्यवस्थाओं में विश्वास करती है जिस आधार पर जनतांत्रिक मूल्यों का रक्षा हो सके। इस बार के चुनाव में भाजपा के घोषणा पत्र की चर्चा थोड़ी कम है और कांग्रेस के घोषणा पत्र की बहुत चर्चा है, और चर्चा भी भाजपा के द्वारा। उनने गलतियां की ना। अब हमारे घोषणा पत्र में इतनी विशालता, उदारता है कि वो कांग्रेस उसमें गलती ढूंढ नहीं पा रही है, कांग्रेस जाने। लेकिन कांग्रेस ने खुलेआम जब अपनी बात कही
कि हम आर्थिक सर्वे कराएंगे और अल्पसंख्यकों को देंगे, इसका मतलब कांग्रेस के कांच दिखाना कांग्रेस को हमको जरूरी होगा ना। कांग्रेस ने जान करते मुस्लिमों को आरक्षण देंगे या मौका उपलब्ध कराया, और कांग्रेस ने कर्नाटक में करके दिखाया है। उन्होंने कर्नाटक मॉडल लागू करने की बात कही। कांग्रेस ने SC ST OBC सबका आरक्षण छीन करके मुस्लिम पक्ष को दिया है। अब कांग्रेस उसको नकारा करके दे, वापस ले उस पॉलिसी, या आरक्षण के बजाय लोकतंत्र भी बात करी तो आपके अतीत में लोकतंत्र का काला अध्याय आपातकाल में हुआ कि नहीं? कांग्रेस ने आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की मजाक बनाई, लोकतंत्र को नकारा है। ये हमने कभी ऐसा कराओ तो एक आधा उदाहरण दे दो। हमारी तो मेजोरिटी बनी तो हमने धारा 370 हटा करके देश के अंदर एक कलंक से मुक्ति दिलाई। एक आप अपने भाषणों में बार बार ये जिक्र करते हैं कि लाडली बहना का पैसा कभी रोका नहीं जाएगा, लगातार दिया जाएगा। ये बात बार बार कहने की जरूरत क्या होती है? इसलिए कहने की जरूरत है, बार बार कांग्रेस कहती है बंद कर देंगे, बंद कर देंगे। हमने कहा कोई योजना बंद नहीं होगी, हमारे पास फाइनेंशियली सारी व्यवस्था है। कांग्रेस हमेशा ये अफवाह बनाती कि पैसा नहीं है, झूठ बोलते हैं, नहीं देंगे। लेकिन हमने कहा कि हर वो योजना जो भाजपा सरकार की चालू है वो सब लागू रहेगी। हम इनके जैसे झूठ थोड़ी बोलते आए थे कि हमने कहा पूरे देश प्रदेश का कर्जा माफ कर दें, कर्जा माफ करा ही नहीं। और इनके नेता ने कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, ना तो मुख्यमंत्री बदला ना कर्जा माफ हो। हम झूठ बोलने वाले लोग नहीं है, हम जो बोलते हो करके दिखाते। इस चुनाव के बाद आपको प्रदेश के 3 पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह और शिवराज सिंह चौहान, इनका क्या भविष्य दिखता है? अब मैं इनके भविष्यवक्ता थोड़ी हूँ। मैं अपनी सरकार चलाने में जरूरत पड़ेगी तो माननीय शिवराज जी की मार्गदर्शन में सरकार चलाता रहेगी। उनका अनुभव लंबा है, क्योंकि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह की सभी अनुभव का लाभ ले सकते थे, लेकिन उनने कोई ऐसे उल्लेखनीय काम तो किए नहीं कि उनकी कोई आदत का, उनके अनुभव का लाभ मिले। चुनाव में युवाओं, महिलाओं और किसानों की बहुत बात होती है, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो बुजुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके बारे में चर्चा बहुत कम हो पाती है। क्या वो वोट बैंक कम है इसलिए? इतनी बड़ी बात हुई है। आप देखिए अभी जो माननीय मोदी जी ने घोषणा की और हमने फॉर्म भराना चालू किए, 70 साल से बड़ी उम्र के कोई आय वर्ग के, कोई भी इनकम ग्रुप के किसी व्यक्ति के लिए जो हमने किया है, ये भूतो न भविष्यति, दुनिया में कहीं ऐसी इतनी बड़ी स्कीम नहीं है। सबके लिए 5 लाख की आय स्वास्थ्य की गारंटी देना 70+ वालों की, इससे बड़ी क्या बात होगी? हम ही तो कर रहे हैं इसकी बात। कांग्रेस को तो साफ सुन गया, कांग्रेस हाँ भी नहीं बोल रही, ना भी नहीं बोल रही। हमारी अच्छी को अच्छी तो बोलो, हमारी कमजोरी तो बहुत बात करते हो। अभी तो निकालो ना ये बात। हम कांग्रेस के अंदर की अच्छाई को, जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमने आगे बढ़ करके इतनी बड़ी विराट प्रतिमा बना करके कांग्रेस के तत्समय को प्रधानमंत्री का मान बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? कांग्रेस के एक और अध्यक्ष रहे, बाद में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उसका मान हमने बढ़ाया कि नहीं बढ़ाया? तो हमारे लिए कभी हम ये सोचते नहीं कि हमारे आदमी का ही मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा। हम तो कांग्रेस के अतीत के जो महापुरुष हैं या उनके अंदर के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, उनकी अच्छी बात को लेके आते सामने। लेकिन कांग्रेस का इतना छोटा मन है कि वो हमेशा से गाली देने में विश्वास करता है। अभी जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने मेरी बेटी से बोला कि मैं मुख्यमंत्री जी से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं उनसे क्या सवाल पूछूं? तो उसने कहा कि आप उनसे पूछिएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म कर पाएंगे, वो क्या उनके पास स्कीम है। बहुत सरल है। पहली बात तो क्या हो रहा है कि हम अपने इस मध्य प्रदेश के भौतिक संसाधनों की तरफ भी देखना पड़ेगा और आर्थिक संसाधनों की तरफ भी देखना। हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट है वो 25% से ऊपर जा रही है। अब मैक्सिमम जो होना चाहिए उसके आसपास पहुँच गई। भविष्य में हमको और अन्य तरह से रोजगार के अवसर बढ़ाना पड़ेगा। उसमें भी मूल बात है कि जिले के अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ और वहाँ की परिस्थितियाँ भी ऐसी हैं, उसको जोड़ते हुए इसलिए हमने रीजनल समिट चालू की, जिसमें उज्जैन में की थी 60 दिन से कम समय। कहीं हमको फूड इंडस्ट्रियों को बढ़ाना पड़ेगा, जिसमें फूड क्राफ्ट जो बन रही है उससे जुड़े हुए उद्योग को धंधा देंगे। कहीं माइनिंग हमारे पास बहुत है, तो माइनिंग से संबंधित रोजगार का अवसर निकालना पड़ेगा। फिर हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज्म है, अलग अलग रेडीमेड गारमेंट से लेके ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ, रोजगार परक इंडस्ट्री, ऐसे बहुत सारे सेक्टर में काम करने का हमारा रोड मैप तैयार है और बहुत जल्दी इसका रिजल्ट मिलेगा। जो
डबल इंजन की सरकार पिछले सालों से चल रही है, इस बार भी जो डबल इंजन की सरकार आप मान के चल रहे हैं कि आगे भी डबल इंजन की रहेगी, तो उससे ग्रोथ का परसेंटेज कितना हाई ले जाना चाहते हैं आप? कोई बड़ा सपना आपने देखा है प्रदेश के लिए? हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर एक जमाने को काम होना चाहिए। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया पत्रिका से बातचीत करने के लिए।